गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेट नंबर 38 है, यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये सेट नंबर 38 है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। ये जो थीम दिख रहा है, इस थीम पे बेस्ड एक आपको क्वेश्चन मिलेगा अंदर। करना पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लिए कोर्सेरा यूपीएससी और ज्वाइन के लिए। थीम कुछ इस तरीके का लगा हुआ है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको साउथ से नॉर्थ के क्रम में व्यवस्थित करना है। कथन 1 है पाक की खाड़ी, कथन 2 है पाक जलसन, 3 है मन्नार की खाड़ी, 4 है आदम ब्रिज। तो बताइए इनमें से कौन सा दक्षिण से उत्तर के क्रम में सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इसमें देखें तो सबसे नीचे कौन होगा, तो सबसे नीचे होगा मन्नार की खाड़ी। इसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद आएगा हमारा आदम ब्रिज, फिर कौन सी आएगा पाक की खाड़ी आएगी, फिर पाक स्ट्रेट आएगा। तो ऐसे में हमें मिलेगा आंसर बी। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, सबसे नीचे कौन से द गल्फ ऑफ मन्नार है, उसके बाद आदम ब्रिज है, फिर पाल्क स्ट्रेट है, और फिर पाल्क वे है, फिर पाल्क स्ट्रेट है। तो जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, भारत में सूखे की कोई एक कानूनी रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। कथन 2 दिया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सूखे को संकट की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। कथन 3 दिया हुआ है, केंद्र सरकार अंतिम प्राधिकरण है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें कट किया है 3 को, उन्होंने बिल्कुल शानदार काम किया है। 3 क्योंकि आप सोचिए कृषि किसके अंतर्गत आती है, एग्रीकल्चर स्टेट के अंतर्गत आती है, तो स्टेट ही घोषित करता है इसको, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ गलत हो गया 3। बाकी 1 और 2 बातें सही है। और ये संकट के अंतर्गत आता है सूखा, और इसमें संकट के अंतर्गत अनेकों प्रकार के लिस्ट बना के दिए हुए हैं, उसके अंतर्गत सूखा भी एक है। तो अभी एक न्यूज़ में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको आपदा के अंतर्गत घोषित किया जाए, न कि यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ था, इसको हम संकट के अंतर्गत न रखें, आपदा के अंतर्गत। इसको भी आपदा माने। आपदा मतलब जैसे कि हम बाढ़ के अंतर्गत जब बाढ़ आता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, जैसे कि रिहेबिलिटेशन करते हैं, बचाव के लिए काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आवश्यकता है, जैसे कि सूखा पड़ गया तो वहाँ पे जल की तुरंत व्यवस्था प्रदान की जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला था, पहले भी बोला था, लेकिन अभी फिर दोबारा ये न्यूज़ में इसीलिए आया था कि जैसे कि देखिए कौन सा अधिनियम, मतलब कानून जो मामला हुआ था उस मामले में, तो स्वराज अधिनियम भारत संघ मामले में इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसको आपदा की परिभाषा में सम्मिलित किया जाए। आपदा के जो इसका धारा है 2D, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 2D के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पे देख लिए। तो इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि मान लीजिए सूखा कब घोषित किया जाएगा, जब किसी क्षेत्र में विस्तारित अवधि के लिए लंबे समय तक वहाँ पे मौसम के दौरान वर्षा की मात्रा में कमी हो जाए, कम वर्षा हो तो, या फिर उसके परिणाम स्वरूप जो जल है उसका स्तर गिर जाए, या फिर वनस्पतियाँ, जानवरों तथा लोगों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो उसको क्या करते हैं, सूखा घोषित करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अलग अलग राज्यों में इसके मापदंड अलग अलग हैं। एक रूप से यूनिफॉर्म नहीं है कि अलग अलग राज्यों में कोई एक मानदंड नहीं है, सभी लोग अलग अलग राज्य अलग अलग रूप में इसको मानते हैं। कुछ ऐसी बातें थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य सरकार अंतिम प्राधिकरण है किसके लिए, तो किसी क्षेत्र को सूखा घोषित करने के लिए, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसकी कानूनी रूप से कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। इसी के कारण थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ जाती है, किसी राज्य में सूखा घोषित हो जाता है, किसी में नहीं घोषित होता है। इसके फाइनली प्रोविजन मतलब समस्या किसको आती है, तो जो भी नागरिक है उनको समस्या देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र निम्नलिखित में से किस अधिकार को सम्मिलित नहीं करता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। तो बताइए, पहला दिया हुआ है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 2 दिया हुआ है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, 3 दिया है चुनावी अधिकार, और 4 दिया है आजीविका और रोजगार का अधिकार। तो बताइए इनमें से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है। ऐसे देखिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है हमेशा, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया। इसमें जिन लोगों ने लगाया आजीविका और रोजगार का अधिकार, तो बिल्कुल सही काम किया है। आजीविका और रोजगार का अधिकार सम्मिलित नहीं है किसमें, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के अंतर्गत आजीविका और रोजगार का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अभी जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। देखिए अब इसको बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 16 दिसंबर 1966 को जनरल असेंबली ने, यूएन जनरल असेंबली ने प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव नंबर था 22001 था, मतलब 2200A था अधिनियम, उसके द्वारा लाया गया था। और इसको 23 मार्च 1976 को लागू किया गया था। कौन सा अधिनियम के अंतर्गत, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत इसको लागू किया गया था।
कुछ अन्य चीज़ें देख लीजिए। तो भारत इसको लागू करता है। इसका इस जो है प्रतिज्ञा पत्र इसका 75 है भारत। और इसमें कौन कौन से राइट हैं? इसमें है राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब ये होगा संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार और इलेक्शन का मतलब चुनाव का अधिकार है। इसमें उचित प्रक्रिया का अधिकार है और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो आप इन सब बातों को याद रखिएगा, यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा है। आप इनको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए परमानेंट फिट हो जाएगा, तो कभी भूलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापी एक पारंपरिक लोक संस्कृति है। तो जापी का संबंध किससे है आपको ये बताना है। कथन ए दिया झारखंड, दो दिया बी दिया असम, सी दिया केरल और डी दिया तमिलनाडु। तो बताइए जापी का संबंध किससे है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जापी का संबंध किससे है? असम से है, जो कि थीम बेस्ड क्वेश्चन है, थीम पे ही क्वेश्चन लगा हुआ था, असम का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जापी का इंपॉर्टेंस महत्व क्यों है केरल में, सॉरी असम में, क्योंकि वहाँ पे ये उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जो कि धूप से वर्षा से उनको बचाता है। और असम के लोक संस्कृति में इसको कुछ ज़्यादा ही महत्व हो चुका है इस समय, और उनके जीवन का एक आवश्यक उपकरण बन गया है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे महिलाएं अगर धूप हो रहा है तो भी इससे बच लेती हैं और अपना चाय के बागान में काम कर लेती हैं, और जब बारिश हो रहा है तो भी इससे बच लेती हैं। तो एक शानदार टोपी है जो पर्यटन को भी आकर्षित करता है अपनी तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है। आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से मंगल ग्रह से संबंधित मिशन है। ये सारे मिशन अभी जल्दी न्यूज में थे। चलिए पहला दिया है चीन का तियानवे-1, दो दिया हुआ है यूएई का होप मिशन, तीन दिया है चंगई 4 मिशन और चार दिया है नासा का परसुएसन रोवर मिशन। तो बताइए इनमें से कौन सा मंगल ग्रह से संबंधित है। नासा का परसुएसन मिशन है, चंगाई 4 है, यूएई का होप मिशन और चीन का तियानवे-1। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए चंगाई 4 मिशन ये चंद्रमा के साउथ जोन में उतरने वाला एक मिशन था, इसलिए ये गलत हो गया। जैसे आप 3 को कट करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 1 2 4। तो 1 2 4 देखिए चीन का जो था तियानवे-1 मिशन, तो ये किससे संबंधित था, मंगल से ही था। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो अभी होप मिशन ये भी यूएई का, जो कि मुस्लिम कंट्री में ये पहला कंट्री बन चुका है जिसने यहाँ पे भेजा है अपना मिशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन देखें यहाँ पे नासा का परसुएसन मिशन जो रोवर मिशन था, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी मंगल से संबंधित है। जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब ये न्यूज में क्यों था, तो न्यूज में इसलिए था कि जो चीन है उसका तियानवे-1 मिशन सफलतापूर्वक मंगल के कक्षा में प्रवेश कर गया। और ये चीन पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के जो कोई अन्य उपग्रह पे, मतलब जैसे कि पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह पे भेजने में सफल हुआ है चीन। तो इसीलिए ये न्यूज में था, चीन की किसी अन्य ग्रह पे सफलतापूर्वक यात्रा में सक्षम हुआ पहली बार। दूसरा चीज़ अगर देखें तो जो यूएई का होप मिशन है, तो ये नासा के द्वारा नासा का परसुएसन रोवर मिशन और तियानवे, ये तीनों किससे संबंधित हैं, किसी मंगल ग्रह से तीनों का संबंध था। अगर देखिए दूसरा यहाँ पे देखें चंगाई 4 मिशन, तो चांद के सॉफ्ट लैंडिंग किया था चांद के साउथ जोन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुट्टुस्वामी निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर एक ऐतिहासिक निर्णय है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। पुट्टुस्वामी निर्णय किससे संबंधित है। ए दिया है जीवन का अधिकार, बी दिया है समान नागरिक संहिता, सी दिया है निजता का अधिकार, डी दिया आरक्षण की संवैधानिकता। तो बताइए इनमें से किसका संबंध है पुट्टुस्वामी निर्णय से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने सी लगाया उनका बिल्कुल सही है, ये निजता का अधिकार से संबंधित है पुट्टुस्वामी निर्णय। देखिए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी और अन्य बनाम मामले में ये चीज़ बहुत बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था कि ऐतिहासिक निर्णय इसलिए था क्योंकि इसी निर्णय में ये बताया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। ये इसी के अंतर्गत दिया गया था। और अभी केरल मतलब हाई कोर्ट ने यही चीज़ बताया था कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को और व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको इंटरनेट के उपयोग को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से रोग का उपचार टीके के द्वारा किया जा सकता है। कथन ए दिया है डेंगू, दो दिया है रूबेला, तीन दिया है हीमोफीलिया, चार दिया पोलियो और पाँच दिया कॉमन कोल्ड। तो बताइए इनमें से किसका उपचार टीके के द्वारा किया जा सकता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा।
देखिए यहाँ पे देखें तो कॉमन कोल्ड तो जो फीवर होता है लगभग 100 प्रकार के वायरस और विषाणु के द्वारा होता है। तो बताइए किसी एक विषाणु के लिए एक टीका होता है, तो अब 100 टीके एक साथ नहीं लगाए जा सकते, तो इसलिए इसको कैंसिल कर सकते थे आप। पोलियो का तो सभी लोगों को पता होगा, पोलियो का लगता है। अब जैसे हम देखेंगे तो पोलियो सब में है, लेकिन 4-5 के हिसाब से कट करें तो आपका CD कट जाएगा। अब दूसरा चीज़ देखें तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ये हीमोफीलिया का आप लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये अनुवांशिक बीमारी है। तो अनुवांशिक बीमारी को खर्च मतलब नष्ट करने, उसको समाप्त करने के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसे टीके नहीं विकसित हुए हैं। तो अब 3 को भी कट कर सकते हैं। जैसे आप 3 को कट करेंगे तो आपका ए भी कट हो जाएगा। ऐसे में आपको आंसर मिल जाएगा बी। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है, बाकी सभी कथन यहाँ पे सही दिए हुए थे। देखिए यहाँ पे दिया है कि WHO ने 27 रोगों को सूचीबद्ध किया है। किस लिए उपलब्ध कराया है? क्योंकि इनके टीके उपलब्ध हैं, जिनमें से हेपेटाइटिस C अभी इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि हेपेटाइटिस C के लिए अभी नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो इसलिए अभी उसको सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि उसके टीके अभी विकसित नहीं हो पाए हैं। जैसे ही उसके विकसित होंगे इसको भी सम्मिलित कर लेगा तो टोटल 28 हो जाएगा। तो अभी टोटल 27 हैं जिनके टीके उपलब्ध हैं इस समय। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो हीमोफीलिया जो था, हीमोफीलिया एक क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है और एक अनुवांशिक विकार है। और ये क्या होता है, इसके किसकी वजह से होता है? तो ये ना ही किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ना ही वायरस की वजह से होता है। तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा चीज़ देखें तो इसके टीका मौजूद नहीं है। और कॉमन कोल्ड की बात करें तो ये 100 से अधिक वायरस के कारण होता है, इसलिए इसका टीकाकरण आसान नहीं है, बहुत जटिल है। एक वायरस की वजह से के लिए एक एंटीबायोटिक उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने समानता देखा होगा कि कोई जा करके एंटीबायोटिक ले करके आराम से अपना फीवर समाप्त कर लेते हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? आपको ये बताना है। कथन 1 दिया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, कथन B दिया है विश्व बैंक, कथन C दिया है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, और कथन D दिया है विश्व आर्थिक मंच। तो बताइए किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने टेरी लगाया बिल्कुल सही काम किया है, C इसका सही आंसर है। टेरी ऑर्गेनाइज करा दिया इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और ये 2021 में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कब ऑर्गेनाइज होगा? तो 10 से 12 फरवरी को हुआ है। देखिए ये क्या करता है कि विश्व के नेताओं को और चिकित्सकों को सार्वभौमिक महत्व के जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के नाम से। तो आप याद रखिएगा ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? टेरी ऑर्गेनाइज कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है पॉलीमेटिक लिक नेड्यूल और कोबाल्ट समृद्ध मैग्नीज क्रस्ट हाइड्रोथर्मल निक्षेप एवं गैस हाइड्रेट कुछ प्रमुख संसाधन महासागरीय अधस्तर। अधस्तर मतलब समझ से क्या होता है? समुद्र के जो बेस एकदम नीचे वाला हिस्सा तो उसको कहते हैं अधस्तर। कथन 2 कह रहा है प्रमुख संसाधनों में केवल भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल पाए जाते हैं। कथन 3 कह रहा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो महासागर से संबंधित डेटा प्रदान करता है और उसका प्रबंधन करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है अपना B, उनका बिल्कुल सही है। देखिए B क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे दिया केवल भारत के EEZ में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये पूरे समुद्र में पाया जाता है। बाकी 2, 1 और 3 कथन सही है, तो इसलिए जिन लोगों ने B लगाया था उनका बिल्कुल सही है। देखिए अभी क्या हुआ है, बजट में भी इसका प्रोविज़न किया गया था। तो काफ़ी दिनों से लंबे समय से भारत प्रयास कर रहा है इस सेक्टर में, लेकिन बजट में भी इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो उसमें क्या किया गया है कि जो भी पॉलीमर नोड्यूल्स पाए जाते हैं इसमें, उनको अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के विकास किए जाएँ। तो देखिए दूसरा चीज़ आप देखिए तो इसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के धातुएं पाई जाती हैं जिनका हमारे वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के विकास में इनका उपयोग होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो महासागरीय डेटा प्रबंधन कौन करता है? तो ये करता है INCOIS करता है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा अपने डिजिटल महासागर एवं संबद्ध फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाता है इनका प्रबंधन। किसका? महासागरीय डेटा प्रबंधन किया जाता है। कौन करता है? INCOIS के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। और इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल पाए जाते हैं, उनको अब्स्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार अभी प्रयास कर रही है। आप पुराने अगर सीरीज देख रहे होंगे तो वहाँ पे हमने काफ़ी विस्तृत से इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। उनको देख लेंगे तो आप समझ जाएगा। मे बी 37 है वो सीरीज नंबर, उसमें मिल जाएगा आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में कोई बाघ मौजूद नहीं है? कथन 1 दिया है दंपा टाइगर रिजर्व, कथन 2 दिया है पालमू टाइगर रिजर्व, कथन 3 दिया है कामलांग टाइगर रिजर्व। तो बताइए इनमें से किस में कोई भी टाइगर नहीं पाए गए हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें ए लगाया है दंपा टाइगर रिजर्व और पालमू पालमू टाइगर रिजर्व, तो उनका बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों में कोई भी टाइगर नहीं पाए गए थे। अब दूसरा चीज़ यहाँ देखें तो मिजोरम का दंपा टाइगर रिजर्व और दूसरा पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व। अब पश्चिम बंगाल बक्सा याद रख सकते हैं, झारखंड का पालमू टाइगर रिजर्व, इन तीनों में कोई भी टाइगर नहीं पाए गए थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। इसमें 1 दिया है केरल, 2 दिया है उत्तराखंड, 3 दिया है मध्य प्रदेश, 4 दिया है मणिपुर। तो बताइए इनमें से दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें केवल 3 लगाया मध्य प्रदेश को, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि केवल मध्य प्रदेश ही इनमें से उत्पादन करता है। और इन 3 राज्यों में केरल में, आप सोचिए केरल ये कौन से मतलब फसल है दाल, आप लोगों को पता होगा ये रबी की फसल है। तो रबी की फसल में क्या होता है, रबी की फसल में यहाँ पे बारिश नहीं ज़्यादा होना चाहिए, जबकि केरल में बारिश ज़्यादा होता है। उत्तराखंड में पहाड़ी से क्षेत्र है, वहाँ पे भी ऐसे इसके लिए माहौल नहीं है बहुत अच्छा। तीसरा देखें मणिपुर में, तो मणिपुर में भी इसका कोई खास उत्पादन नहीं होता है। तो हमारा बचा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो वो राज्य हैं कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। लेकिन शायद ही कोई दाल मणिपुर में और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, असम को छोड़ के असम में पाए जाते हैं। दाल का उत्पादन असम में होता है, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे दाल नहीं उगाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ फसलें दी हुई हैं, उनके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादन किए जाते हैं बहुत अच्छी मात्रा में, गेहूँ उत्तर प्रदेश में, मक्का महाराष्ट्र में, ज्वार महाराष्ट्र में, बाजरा राजस्थान में, कुल मोटे अनाज महाराष्ट्र में, चना मध्य प्रदेश में और अरहर महाराष्ट्र में, मूंग राजस्थान में, कुल दालें मध्य प्रदेश में, मतलब हर तरह के दालें मिश्रित वो मध्य प्रदेश में, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है। वो ऑनलाइनर क्वेश्चन थे, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में अगर आप देते हैं तो वहाँ पे उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपको वन लाइन में जोड़ के मिल जाए या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में किसी भी तरीके का मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा वन हेल्थ संकल्पना किससे संबंधित है? वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। कथन ए है गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए रणनीति, कथन 2 दिया है सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए, कथन 3 दिया है मानव स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य पर्यावरण के बीच अंतर कनेक्टिविटी को संबंध में दिया गया है ये कॉन्सेप्ट, कथन डी दिया है पशु स्वास्थ्य पर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित देना है, प्राथमिकता देना है, पशु स्वास्थ्य पर मानव स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है, ये डी कथन कहता है। तो बताइए इनमें से किसका संबंध है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है मानव स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य पर्यावरण के बीच अंतर कनेक्टिविटी से संबंधित है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। तो इसमें जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन्वायरमेंटल हेल्थ और फिर एनिमल हेल्थ, फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ, इन सबको जोड़ के वन हेल्थ कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसको किसने दिया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इसको दिया था वन हेल्थ अवधारणा को। और ये इसमें क्या किया गया, अभी जो हमारे केंद्रीय बजट पेश किया गया इस बजट में भी इससे संबंधित कुछ प्रोविजन दिए गए थे। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है कैसा है, बस आपसे ये पूछ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये इसको दिया था विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने दिया था वन हेल्थ कॉन्सेप्ट को। तो अभी इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें किसको किसको सम्मिलित किया गया था? इसमें सम्मिलित किया गया था इन्वायरमेंट को, पशु को और मनुष्य को, इन सबको सम्मिलित करके एक जगह वन हेल्थ कॉन्सेप्ट लाया गया था। अगर इनमें से किसी एक की स्थिति खराब होगी दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट है ये। बस ये यूँ समझिए कि हाइपोथेसिस है, फिलॉसफी है, तो आपको बस इतना याद रखना है किसने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कथन 1 कह रहा है, कथन 2 कह रहा है जारवा अंडमान और निकोबार समूह के सभी हिस्सों पर निवास करने वाले प्रमुख आदिम लोग हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है, इसमें डी आंसर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि उड़ीसा में सबसे अधिक पाए जाते हैं पीवीटीजी कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो
पहला कथन सही हो गया। एक बार यूपीएससी ने पूछ चुका है कि भारत में कितने पीबीटीजी ग्रुप पाए जाते हैं, तो आप याद रखिए 75 है। और जारवा की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं जारवा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह पे ये पाए जाते हैं, कुछ हिस्सों पे, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे नहीं पाए जाते हैं। ये तो कोई भी लगा सकता था, उस चीज़ को कैंसिल कर सकता था। और लेकिन दूसरी चीज़ आप यहाँ पे याद रखें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं पीबीटीजी समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन परिदृश्य बहाली फॉरेस्ट लैंडस्केप रीस्टोरेशन में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इसमें पहला दिया है वनों के प्राकृतिक उत्थान का प्रबंधन करना। 2 दिया है वनों की कटाई या पतझड़ वाले वन परिदृश्य में मानव कल्याण को बढ़ावा देना। कथन 3 दिया है अधिक पेड़ लगाना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इसमें देखें तो ये तीनों प्रोसेस सही है, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। डी उसमें सही था। देखिए ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। ये कहता है कि पेड़ों को जहाँ पे वन ख़त्म हो चुके हैं उनको किसी तरीके से काट दिया गया, उनको फिर से तैयार किया जाए, या फिर जो खाली ज़मीन है वहाँ पे भी वनों को तैयार किया जाए। मतलब रिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगा वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन करें, या फिर नवीन वृक्षारोपण करके नए वनों को तैयार करें। उनमें हम कोशिश करें कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखें। इसके साथ साथ कृषि वनकी को भी बढ़ावा दें। मतलब आप लोगों ने देखा होगा खेतों में, तो ऐसे इतना बड़ा खेत मान लें तो 2 खेतों के बीच के मेड़ होता है, उन मेढ़ों पे भी हम वृक्षारोपण कर लें। ऐसे मतलब ये वृक्षारोपण ऐसे ना, मतलब रैंडम ना कर लें, इनका उपयोग हम देखें इकोसिस्टम पर किस तरह का इफेक्ट डालेंगे। ये ऐसा ना हो कि वो वहाँ के मृदा का क्षरण कर दें। जैसे कि मृदा क्षरण करने का मतलब ये हो गया कि जल बहुत ज़्यादा यूज कर लेंगे तो यहाँ का जल स्तर गिर जाएगा, फिर फसलें सही से नहीं होंगी, कहीं ना कहीं मृदा पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे प्रभाव ना पड़े, कृषि के अकॉर्डिंग हो, हर तरीके मतलब एक सस्टेनेबल मेथड में किया जाए इसको। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं FLR। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें केवल पौधों को लगाने की बात नहीं होती है, वन्य जीवों के संरक्षण पे भी बात होती है, उनको भी रिजर्व किया जाए और उनके जो भी वंश हैं उनको भी संरक्षित किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। नदियों के किनारे जो वृक्षारोपण हो उनको भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि नदियों में कटाव कम हो, फिर बाढ़ जैसी समस्याएं कम देखने के लिए मिले। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइज सिस्टम को ही हम कहते हैं FLR के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागर और काला सागर दोनों के तटों के सबसे निकट है। कथन ए दिया है रोस्तवो, कथन बी दिया है एथेंस, कथन सी दिया है इस्तांबुल, कथन डी दिया है बेरूत। तो बताइए इनमें से कौन सा जो ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य सागर और काला सागर दोनों के तटों के बीच में पड़ता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इस्तांबुल लगाया उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। आप यहाँ देख सकते हैं इस्तांबुल जो है दोनों के बीच में पड़ता है, ब्लैक सी और किसके अंतर्गत, मेडिटेरियन सी के दोनों के बीच में पड़ता है। देखिए अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें तो ब्लैक सी से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, तो आप उनको देख लीजिए। यहाँ पे टोटल 6 देशों की सीमा लगती है। पहला हो गया जॉर्जिया, दूसरा हो गया आप यहाँ पे जॉर्जिया को देख सकते हैं, तीसरा हो गया टर्की, तो आप यहाँ पे टर्की को देख सकते हैं, चौथा हो गया यूक्रेन, यूक्रेन यहाँ पे है, पाँचवा हो गया रसिया, तो रसिया यहाँ पे है, पाँचवा देखें तो रोमानिया, रोमानिया यहाँ पे, फिर उसका बुल्गारिया हो गया, तो बुल्गारिया यहाँ पे है। इन पाँचों की 6 देशों की सीमाएँ लगती हैं ब्लैक सी से। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।